नमस्कार। आज तारीख है 20 दिसंबर 2025 और यह है आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का विश्लेषण भाग 1। और आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। आज की चर्चा से जुड़े नोट्स और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज़रूर फॉलो करें। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प विषयों पर बात करने वाले हैं। हाँ, हमारे पास ऐसी कई खबरें हैं जो भारत के ग्रामीण इलाकों में हो रहे बदलाव की एक बड़ी तस्वीर दिखाती हैं। तो आज हम 3 ऐसी ही कहानियों को एक तरह से जोड़कर देखेंगे। अच्छा। पहली कहानी है शासन की, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई ग्राम सभा की आवाज बन रहा है। दूसरी कहानी पैसे की है, जहां दशकों पुराने बैंक नई तकनीक से जुड़ रहे हैं। और तीसरी कहानी भविष्य के निर्माण की है, जहां से ग्रामीण भारत के लिए नए इनोवेशन को ताकत मिल रही है। और मुझे लगता है इनमें से कुछ विषयों पर हम पहले भी हल्की फुल्की बात कर चुके हैं, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। एकदम सही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली कहानी, शासन और तकनीक का संगम। राज्यसभा में हाल ही में सभासार नाम की एक पहल का जिक्र हुआ। सुनने में तो ये किसी किताब के सारांश जैसा लगता है, लेकिन इसका काम कहीं ज्यादा बड़ा है। ये आखिर है क्या? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये है तो एक सारांश है, लेकिन ये ग्राम सभा की बैठकों का सारांश है। सभासार पंचायती राज मंत्रालय का एक एआई पावर टूल है। एआई पावर टूल। जी। आसान भाषा में समझें तो जब किसी ग्राम सभा में बैठक होती है, बहस होती है, फैसले लिए जाते हैं, तो उस पूरी बातचीत की जो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग है, हाँ, उस रिकॉर्डिंग को ये टूल सुनकर उसका एक लिखित सार मतलब मिनट्स ऑफ द मीटिंग खुद तैयार कर देता है। अरे वाह, ये तो सच में कमाल है। जी। मतलब अब पंचायत सचिव को घंटों बैठकर हाथ से सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन ये काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ हिंदी अंग्रेजी समझता है या भारत की दूसरी भाषाएं भी? यहीं पर इसकी असली ताकत छिपी है। देखिए, पंचायत अधिकारी अपने ई ग्राम स्वराज पोर्टल के लॉगिन से रिकॉर्डिंग को इस पर अपलोड करते हैं, और ये जिस प्लेटफॉर्म पर बना है वो है भाषणी। भाषणी सरकार का लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म। हाँ, पर ये सिर्फ एक ट्रांसलेशन टूल नहीं है। ये भारत की अपनी भाषाओं में एआई बनाने की एक बहुत महत्वाकांक्षी कोशिश है। तो सभासार पहले पूरी बातचीत को टेक्स्ट में बदलता है, फिर उसे चुनी हुई भाषा में अनुवाद करता है, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, बंगाली हो, और फिर उसका एक सटीक सारांश तैयार करता है। तो सभासार सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि इस बड़े राष्ट्रीय मिशन का एक जमीनी सबूत है। बिल्कुल। एक मिनट, अगर ये एआई मीटिंग का सारांश बना रहा है, तो क्या इस बात का खतरा नहीं है कि गांव की बैठक में जो अनकही बातें होती हैं, जो सहमति या असहमति का माहौल होता है, वो सब इस मशीनी ट्रांसलेशन में खो जाएं? क्या हम टेक्नोलॉजी के चक्कर में असल संवाद का सार खो देंगे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, इसका मकसद इंसानी संवाद की जगह लेना नहीं, बल्कि उसे सहेजना और व्यवस्थित करना है। अभी क्या होता है, एक पंचायत सचिव के नजरिए से सोचिए। बैठक में सैकड़ों बातें होती हैं और हाथ से लिखे मिनट्स में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु छूट सकते हैं या उनका मतलब बदल सकता है। सही बात है। सभासार एक तरह से एक निष्पक्ष गवाह की तरह पूरी बातचीत को रिकॉर्ड करता है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है। कल को कोई नागरिक आरटीआई लगाकर पूछ सकता है कि फला बैठक में क्या फैसला हुआ था, तो एक सटीक मानकीकृत रिकॉर्ड मौजूद होगा। हाँ, ये पहलू तो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये शासन में एक रूपता और पारदर्शिता लाने का एक जरिया है। और आपने इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल का भी जिक्र किया था, इसका क्या रोल है इसमें? इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल को आप एआई के लिए एक सुपर कंप्यूटर की तरह समझ सकती हैं। सभासार जैसे जटिल एआई मॉडल को चलाने के लिए जिस जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है, वो ये पोर्टल मुहैया कराता है। अच्छा। ये मेटी के इंडिया एआई मिशन का हिस्सा है। तो पूरी तस्वीर ये बनती है। भाषणी ने भाषा की समझ दी, इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल ने ताकत दी, और पंचायती राज मंत्रालय ने उसे जमीन पर उतारा। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे सरकार के अलग अलग विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमने देखा कि कैसे सभासार जैसी तकनीक शासन में पारदर्शिता ला रही है। लेकिन गांव की तरक्की के लिए सिर्फ अच्छा शासन ही काफी नहीं, पैसा भी चाहिए। बिल्कुल। और यहीं पर हमारी दूसरी कहानी शुरू होती है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी आरआरबीज की। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने इनके लिए एक नया लोगो जारी किया है। हाँ। जो शायद इनके आधुनिकीकरण का संकेत है। चलिए आरआरबीज पर एक नजर डालते हैं। हाँ बिल्कुल। आरआरबीज की कहानी भारत के आर्थिक इतिहास का एक बहुत दिलचस्प अध्याय है।
1975 में नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर इनकी स्थापना हुई। मकसद बहुत साफ था, उन ग्रामीण इलाकों तक बैंकिंग पहुंचाना जहां बड़े कमर्शियल बैंक जाने से कतराते थे। और पहला आरआरबी प्रथमा ग्रामीण बैंक था, है ना? हाँ, 2 अक्टूबर 1975 को। जी हाँ, तारीख भी बहुत सांकेतिक है, गांधी जयंती। और इनकी जो मालिकाना हक की संरचना है वो भी काफी अलग है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक स्पॉन्सर बैंक, तीनों की हिस्सेदारी होती है। लेकिन जो चीज इन्हें सच में अलग बनाती है वो है इनका प्राथमिकता क्षेत्र ऋण यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का लक्ष्य। हाँ, और यही 75% का आंकड़ा आरआरबीज की आत्मा है। 75%? जी, जहां बड़े कमर्शियल बैंकों के लिए ये लक्ष्य 40% है, वहीं आरआरबीज को अपने कुल कर्ज का 75% हिस्सा कृषि, छोटे उद्योग, शिक्षा जैसे जरूरी क्षेत्रों को देना ही होता है। ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सीधा पैसा पहुंचाने का एक जबरदस्त मैकेनिज्म है। जहां एक कमर्शियल बैंक शायद किसी बड़े कॉरपोरेट को लोन देना ज्यादा फायदेमंद समझेगा, आरआरबी का तो जन्म ही उस छोटे किसान या कारीगर को लोन देने के लिए हुआ है। लेकिन एक सवाल मन में उठता है, आज के जमाने में जब हमारे पास पेमेंट बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं और यूपीआई हर गांव तक पहुंच गया है, तो क्या आरआरबीज की प्रासंगिकता कम नहीं हो गई है? ये नया लोगो कहीं सिर्फ एक कॉस्मेटिक बदलाव तो नहीं? ये एक बहुत अच्छा तर्क है और इसी चुनौती से आरआरबीज आज जूझ रहे हैं। देखिए, यूपीआई और फिनटेक ने पेमेंट को आसान बनाया है, लेकिन लोन यानी क्रेडिट देना एक अलग चीज है। सही है। गांव में किसी किसान को ट्रैक्टर के लिए लोन चाहिए या किसी महिला को अपना छोटा सा कारोबार शुरू करने के लिए, तो उन्हें आज भी एक स्थानीय बैंक की जरूरत है जो उनकी जमीनी हकीकत को समझे। आरआरबीज का फायदा यही है कि उनके कर्मचारी स्थानीय होते हैं, वे लोगों को जानते हैं। तो चुनौती टेक्नोलॉजी को अपनाने की है। साथ कैसे जोड़े, ये नया लोगो इसी दिशा में कदम हो सकता है। ये संकेत देने की कोशिश कि हम अब भी प्रासंगिक हैं और बदलने के लिए तैयार हैं। उनका रेगुलेटर आरबीआई है, लेकिन उनका सुपरविजन नाबार्ड करता है, जो खुद ग्रामीण विकास पर केंद्रित है। ये संरचना उन्हें एक अनोखी ताकत देती है। मतलब सभासार जहां डिजिटल गवर्नेंस की कहानी कह रहा है, वहीं आरआरबीज का आधुनिकीकरण डिजिटल फाइनेंस को ग्रामीण भारत की जड़ों तक ले जाने की कोशिश है। बिल्कुल। और ये हमें आज की हमारी तीसरी और आखिरी कहानी से जोड़ता है। अगर हमें ग्रामीण भारत के लिए ऐसे ही नए समाधान चाहिए, तो उनके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट यानी आरएनडी को भी बढ़ावा देना होगा। यहीं पर दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष यानी टीटीडीएफ योजना की भूमिका आती है। एकदम सही कनेक्शन। टीटीडीएफ योजना को 2022 में दूरसंचार विभाग ने लॉन्च किया था। इसका मकसद बहुत सीधा है, उन टेक्नोलॉजी के आरएनडी को फंड करना जो खास तौर पर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जैसे हम 5G की बात करते हैं, लेकिन शायद गांव के एक किसान के लिए ज्यादा उपयोगी तकनीक वो हो जो उसे मौसम की सटीक जानकारी दे या उसकी फसल को बीमारियों से बचाने में मदद करे। टीटीडीएफ इसी तरह के ग्रामीण केंद्रित इनोवेशंस को बढ़ावा देता है। और इस योजना के लिए पैसा कहां से आता है, ये जानना भी दिलचस्प होगा। इसका पैसा आता है डिजिटल भारत निधि से, जिसे पहले हम सब यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी यूएसओएफ के नाम से जानते थे। अच्छा, यूएसओएफ। जी, ये वही फंड है जिसमें टेलीकॉम कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा डालती हैं ताकि उस पैसे से देश के दूर दराज के इलाकों में कनेक्टिविटी पहुंचाई जा सके। अब सरकार उसी फंड का इस्तेमाल सिर्फ केबल बिछाने या टावर लगाने के लिए नहीं, बल्कि उस कनेक्टिविटी पर चलने वाले असली समाधान बनाने के लिए भी कर रही है। ये तो सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। तो ये योजना एक तरह से स्टार्टअप्स, अकेडमिक संस्थानों और छोटे उद्योगों को कह रही है कि आप सिर्फ शहरों के लिए नहीं बल्कि भारत के गांव के लिए सोचो, उनके लिए तकनीक बनाओ और फंडिंग की चिंता हम करेंगे। बिल्कुल, ये एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। सोचिए, एक स्टार्टअप है जो ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र के लिए एक लो कॉस्ट डायग्नोस्टिक डिवाइस बनाना चाहता है, या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है जो किसानों के लिए एक सस्ता सेंसर नेटवर्क विकसित करना चाहता है। टीटीडीएफ उन्हें शुरुआती प्रोटोटाइप बनाने और उसे असल गांव में टेस्ट करने के लिए वित्तीय मदद देता है। तो ये मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को डिजाइन फॉर रूरल इंडिया के विचार से जोड़ता है। एकदम सही। तो आज हमने शासन, वित्त और इनोवेशन, इन तीन अलग अलग पहलुओं को एक ही धागे में पिरोकर देखा। सभासार से लेकर आरआरबीज का नया रूप और टीटीडीएफ योजना तक एक साफ पैटर्न नजर आता है। हाँ,
और वो पैटर्न है तकनीक का लोकतंत्रीकरण। सभासार शासन की प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाकर आम नागरिक को ताकत दे रहा है। आरआरबीज फिनटेक को अपनाकर वित्तीय सेवाओं को हर दरवाजे तक पहुंचा रहे हैं। और टीटीडीएफ इनोवेशन को प्रयोगशालाओं से निकालकर गांव की समस्याओं को सुलझाने में लगा रहा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि विकास के लिए एक बहुआयामी और तकनीक संचालित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, जिसका केंद्र बिंदु ग्रामीण भारत है। इस तरह की और भी गहरी चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमें बेहतर करने में मदद करती है। जाते जाते एक विचार, हमने आज एआई संचालित शासन, डिजिटल बैंकिंग और ग्रामीण इनोवेशन की बात की। ये सब बहुत सकारात्मक है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे तकनीक ग्रामीण जीवन में इतनी गहराई से उतर रही है, हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि तकनीक और परंपरा के बीच एक संतुलन बना रहे? बहुत गहरा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन आधुनिक समाधानों की दौड़ में हम उन पारंपरिक सामुदायिक ज्ञान को पीछे छोड़ दें, जो सदियों से ग्रामीण भारत की ताकत रहा है? इस संतुलन को साधना शायद अगली सबसे बड़ी चुनौती होगी।